Hello students, good morning to all of you. We will start class 8th science chapter 12. Chapter 12 हमने ऑफलाइन क्लासेस में स्टार्ट कर दिया था जब हमारे स्कूल खुले हुए थे, तब हमने चैप्टर 12 फ्रिक्शन स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारा कुछ हमने पढ़ भी लिया था इसमें, तो देखो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। ये फ्रिक्शन में हमने इसका इंट्रोडक्शन रीड कर लिया था, उसके बाद हमने स्प्रिंग बैलेंस के बारे में रीड किया था। ठीक है, आपको पता होगा स्प्रिंग बैलेंस हमने देख लिया था किस तरह से काम करता है। स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किसके लिए किया जाता है? फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमने इसकी डेफिनेशन देखी फ्रिक्शन की कि फ्रिक्शन क्या होता है। एक तरह का क्या होता है, अपोज फोर्स होता है, यानी किसी भी वस्तु की गति को रोकने के लिए जो फोर्स लगता है उसको क्या कहा जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि हम अगर किसी भी वस्तु को खींच रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर किसी दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में है और हम उसको खींच रहे हैं तो उस पर जो रगड़ होगी उस रफ सरफेस पे, उसकी वजह से उस पर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? अपोजिट फोर्स होता है, यानी ये विरोध करता है किसका? मोशन का को अपोज करता है, इसलिए इसको अपोज फोर्स भी बोला जाता है। गति का विरोध करता है ये। उसके बाद किस तरह से फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है, ये फ्रिक्शन के कॉजेज भी हमने रीड कर लिए थे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हमने करी थी, ठीक है, एक्टिविटीज़ हमने की थी। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस भी आपको बता दिए थे कि कौन कौन से टाइप्स है फ्रिक्शन के। 3 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये तीनों टाइप हमने रीड कर लिए थे। उसके बाद जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम क्यों होता है, ये भी हमने रीड कर लिया था, जिसमें हमने ये ग्राफ देखा था। उसके बाद ये जो दोनों एक्टिविटीज़ दी हुई है यहाँ पे वो हमने रीड की थी। उसके बाद मैंने रोलिंग फ्रिक्शन भी आपको बता दिया था। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे कोई भी व्हील होता है, पहिया जो होता है, वो उसकी गति जो होती है वो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? उस पर रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, यानी मान लो कि कोई भी कार है, कार के पहिए नहीं है, बिना पहिए की कार है, तो उसको खींचेंगे तो मुश्किल से खींचेगी ना वो। और अगर उस कार में पहिए लगा दिए जाए, नीचे पहिए लगा दिए जाएं, तो जब उसको खींचेंगे तो उसको आसानी से खींचा जा सकता है। दो व्यक्ति उसको आसानी से खींच सकते हैं अगर पहिए लगा दिए जाए तो। यानी कि जब उसमें पहिए लगा दिए जाएंगे तो उसका जो फ्रिक्शन है वो कौन सा होगा? उसमें पहियों में जो फ्रिक्शन लगेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, यानी रोल होंगे वो। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जब लगता है तो इसकी मात्रा कम होती है, इसलिए ये मोशन का कम मात्रा में क्या करता है? अपोज करता है, विरोध करता है। इसकी वजह से मोशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन के जो एवरीडे एग्जांपल्स है वो मैंने आपको बताए थे। क्या क्या बताए थे कि जैसे भी ये सूटकेस वगैरह होते हैं ना जिनमें व्हील्स लगे हुए रहते हैं, तो इसमें भी रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलर स्केट्स होते हैं, इनमें भी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। इसके अलावा जो रेलवे लाइंस में जो स्टील के व्हील लगे हुए रहते हैं रेलवेज में, तो ये भी, इनमें भी कौन सा फ्रिक्शन लगता है? रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट और सरफेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के कांटेक्ट में होता है और वो क्या करता है? मूव करता है, यानी गति करता है, तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो उससे कुछ इफेक्ट्स होते हैं, उस पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं। वो प्रभाव क्या क्या है? तो देखो, फर्स्ट इफेक्ट क्या है? फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, यानी कि शुरू से हम ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को रोकता है। तो पहला इफेक्ट तो यही हो गया कि जो फ्रिक्शन है वो गति को रोकेगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द
डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा किधर की तरफ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड में लगता है ये फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। इट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी एंड ट्राइज टू स्टॉप इट। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो क्या कोशिश करता है कि मोशन को, किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने की कोशिश करता है और उसको ट्राइज टू स्टॉप इट, यानी उस वस्तु को रोकने का प्रयास करता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ मूविंग कार एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे कोई कार है, मूविंग कार यानी गति करती हुई कोई कार है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। क्या स्पीड है उसकी? 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में वो 80 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये स्पीड दी हुई है इसकी। इफ़ वी लिफ्ट आवर फुट फ्रॉम द एक्सेलेटर द कार स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स। और अगर जो कार ड्राइव कर रहा है, जो भी व्यक्ति कार ड्राइव कर रहा है, वो अपना जो पैर है वो एक्सेलेटर से अगर हटा लेता है तो कार धीरे धीरे क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी, यानी उसकी जो मोशन है वो कम हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगी? वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ऐसा क्यों हुआ? ये किसकी वजह से हुआ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हुआ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, व्हेन अ व्हीकल इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड द एनर्जी स्पेंट इन कीपिंग द व्हीकल टू मूव एट सेम स्पीड इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन ऑफ द रोड। यानी यहाँ पर जो ये है, इसमें फैक्ट क्या है कि जब कोई भी व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, यानी एक नियत गति से चलता है, तो जो एनर्जी स्पेंड होती है वहाँ पर, ठीक है, मोशन की वजह से जो एनर्जी वहाँ से निकलती है, तो वो जो एनर्जी निकलती है वो उस व्हीकल को सेम स्पीड से चलने में क्या करती है? हेल्प करती है। और ताकि जो वो ओवरकमिंग फ्रिक्शन है, यानी कि जो फ्रिक्शन बढ़ गया है उस पर काबू पाने में भी हेल्प करती है ये एनर्जी। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। फर्स्ट इफेक्ट हमने रीड किया, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। सेकंड इफेक्ट क्या है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। यानी जब फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? क्या प्रोड्यूस होती है? हीट, यानी ऊष्मा निकलती है। टेक अ स्मॉल मेटल स्ट्रिप विद ब्लंट कॉर्नर्स एंड होल्ड इट फ्रॉम इट्स वन कॉर्नर। यानी क्या ली? एक स्मॉल मेटल स्ट्रिप ली, यानी कि एक छोटी सी मेटल की बनी हुई स्ट्रिप ले ली, नली ले ली, ठीक है, विद ब्लंट कॉर्नर्स, यानी जिसके जो कॉर्नर्स है वो कैसे होने चाहिए? ब्लंट। ब्लंट मतलब शार्प नहीं होने चाहिए, ठीक है, थोड़े से मोटे कॉर्नर होने चाहिए, शार्प नहीं हो। एंड होल्ड इट फ्रॉम इट्स वन कॉर्नर, और हमको उसको एक कॉर्नर के साइड से, यानी एक सिरे से उसको पकड़ना है। रब द स्ट्रिप अगेंस्ट द वुडन टेबल टॉप। और कोई लकड़ी की टेबल है, उसके ऊपर उस स्ट्रिप को क्या करना है? रब करना है, यानी रगड़ना है। टच द रब्ड साइड ऑफ द स्ट्रिप विथ योर हैंड, यानी जो रब्ड साइड है उसकी, जिधर से हमने उस स्ट्रिप को रगड़ा है, उस स्ट्रिप के उस साइड को हमें अपने हाथ से क्या करना है? टच करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो क्या आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? द कॉइन फील्स वेरी हॉट, यानी मान लो कोई कॉइन है, कोई स्ट्रिप है, तो जब हम उसके उस कॉर्नर को जब हम टच करेंगे जहाँ से हमने उसको रब किया है, तो वो हमें थोड़ा सा गर्म फील होगा ना, गर्म फील। It is because the force of friction between the tabletop and the strip changes into heat energy। यानी कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो टेबल टॉप यानी टेबल का जो टॉप है और जो स्ट्रिप है, दोनों स्ट्रिप को जब टेबल टॉप पे रगड़ा गया तो उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है यहाँ पर, तो उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या हुई है? यहाँ पे हीट एनर्जी निकली है। वो फ्रिक्शन फोर्स किस में चेंज हो गया? हीट एनर्जी में चेंज हो गया। इट इज़ फॉर द सेम रीजन दैट आवर पाम्स गेट वार्म व्हेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। वैसे ही जब हमारे पाम को, यानी हमारी हथेली को हम इस तरह से रगड़ते हैं, ठीक है, जब हम रगड़ते हैं तो हमारी हथेलियाँ क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो ऐसा भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है कि फ्रिक्शन जब लगता है, यानी दोनों हथेलियों को जब हम रगड़ेंगे इस तरह से, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट की वजह से हमारे हाथ क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। इट इज़
For the same reason that of the jar of mixer grinders get hot when run for a few minutes. वैसे ही जब मिक्सर ग्राइंडर जो होता है, यानी जो मिक्सी होती है, तो हम मिक्सी में जब कोई चीज़ पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो उस टाइम पे जब वो थोड़ी देर चलती है ना, हाँ, तो वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाता है जार, ठीक है, गर्म हो जाता है. इनफैक्ट ऑल मशीन्स गेट हॉट एट दियर मूविंग पार्ट्स, यानी जो सभी मशीन्स जो होती है, जितनी भी मशीन्स है, उनको जब मूव कराया जाता है तो उनके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. द spaceships are provided with heat shield at their nose. It is because when spaceships enter the atmosphere due to friction of air, they can catch fire much like meteors. यानी कि जो स्पेसशिप्स होते हैं, यानी कि जो अंतरिक्ष यान होते हैं, उसमें हीट शील्ड होता है. यानी हीट शील्ड मतलब होता है कि ऊष्मा का कवच, ठीक है, ऊष्मा का कवच. तो ऐसा क्यों होता है कि जो स्पेसशिप्स अंतरिक्ष यान जो होते हैं वो जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, यानी वायुमंडल में जब वो प्रवेश करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से जो एयर है वो ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, यानी एयर के फ्रिक्शन की वजह से जब वो उड़ रहे होते हैं तो एयर में फ्रिक्शन लगता है, एयर में फ्रिक्शन की वजह से वो फायर कैच कर लेते हैं. और कैसे दिखाई देते हैं, मिटियोर्स, यानी उल्का पिंड होते हैं ना, उनकी तरह दिखाई देते हैं. हाउएवर, हालांकि द हीट शील्ड प्रिवेंट सच अ फायर ड्यू टू फ्रिक्शन. लेकिन जो हीट शील्ड होता है, यानी फ्रिक्शन की वजह से जो हीट निकलती है, तो वो हीट शील्ड जो बनती है वो किससे प्रिवेंट करती है, इसको फायर से प्रिवेंट करती है. नेक्स्ट इफेक्ट है फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर. वियर एंड टीयर का मीन्स होता है कि टूट फूट होना, तो फ्रिक्शन की वजह से टूट फूट भी होती है, ठीक है, वियर एंड टीयर. ट्राई टू कंपेयर द सोल्स ऑफ योर न्यू शूज विथ ओल्ड शूज. यानी आपके जो पुराने शूज़ हैं उनका जो सॉल है, नीचे जो रहता है सॉल, उसको कंपेयर करो आपके जो न्यू शूज़ हैं उसके सॉल से, ठीक है. यू विल नोटिस दैट सोल्स ऑफ ऑल शूज़ आर बोर्न आउट. तो आप क्या नोटिस करेंगे, जो पुराने वाले आपके शूज़ है ना, उनके जो सॉल्स है वो वॉर्न आउट हो चुके हैं, यानी वो उनमें टूट फूट हो चुकी है, ठीक है, वो डैमेज हो चुके हैं. इट इज़ बिकॉज When we walk, the material of the soles wears out due to friction. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम चलते हैं, जब हम वॉक करते हैं, तो जो सॉल का जो मटेरियल है वो वियर आउट हो जाता है, यानी वो क्षतिग्रस्त हो जाता है. क्यों, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन. क्योंकि जब हम चलते हैं तो नीचे ज़मीन जो है वहाँ से और जो शूज़ जो होते हैं उनके बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से जो सॉल्स होते हैं शूज़ के वो डैमेज हो जाते हैं. तो ठीक है, ये इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से हैं. फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर. सिमिलरली उसी तरह से द टायर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. इसी तरह से जितने भी व्हीकल्स होते हैं ना, सभी तरह के जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन जो होते हैं, उनके जो टायर्स होते हैं वो भी वियर आउट हो जाते हैं, यानी वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं. किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से. इनफैक्ट ऑल मूवेबल पार्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मशीन्स वियर आउट. और जो सभी मशीनें जो भी होती हैं तो उनके जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं सारे, वो भी क्या हो जाते हैं, वियर आउट हो जाते हैं. दिस इन टर्न मेक्स द मशीन्स इनएफिशिएंट और यूजलेस. और इस वजह से जो मशीन होती हैं उनके जो मूवेबल पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं. इसकी वजह से मशीन्स क्या हो जाती, इनएफिशिएंट हो जाती है, यानी उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है और वो यूजलेस हो जाती है, ठीक है. और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसके मूवेबल पार्ट्स को ही चेंज करवाना पड़ता है, कोई भी मशीन्स होती है उनके. डू यू नो द अर्थ्स एटमॉस्फेयर यूजेस फ्रिक्शन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटियोराइट्स. यानी जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, यानी हमारी धरती का जो भी वायुमंडल है धरती पर, यूजेस फ्रिक्शन, किसका यूज़ करता है, फ्रिक्शन का. किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, मीटियोराइट्स, यानी जो भी उल्का पिंड होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रिक्शन यूज़ करता है. मीटियोराइट्स आर फास्ट मूविंग पीसेज ऑफ रॉक फ्रॉम आउटर स्पेस. यानी जो आउटर स्पेस होता है वहाँ पर जो मूविंग पीस होते हैं रॉक्स के, फास्ट जो मोशन करते हैं, उनको मीटियोराइट्स बोला जाता है. व्हेन अ मीटियोराइट एंटर्स थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, एयर फ्रिक्शन मेक इट सो हॉट दैट इट बर्न्स अप. यानी जब मीटियोराइट्स एंटर करते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो फ्रिक्शन जो यहाँ पर एयर होती है और एटमॉस्फेयर में, तो वो एयर क्या प्रोड्यूस करती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है. और उस फ्रिक्शन की वजह से जो ये मीटियोराइट्स है वो हॉट हो जाते हैं, यानी गर्म हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं. We can sometimes see moving meteorites at night.
हमें कभी कभी मूविंग मीटेराइट्स दिखाई देते हैं रात के टाइम पे, ठीक है, दिखाई देते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार, जिनको हम क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा बोलते हैं ना कि देखो तारा टूट गया, तो वो जो बोलते हैं हम, वो मीटेराइट्स ही होते हैं, यानी उल्का पिंड होते हैं, जो क्या होते हैं, बर्न होते हुए हमें दिखाई देते हैं, टूटते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन बाय लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि जो लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं उनके अंदर फ्रिक्शन किस तरह से होता है। वी हैव लर्न दैट सॉलिड एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन व्हेन देयर सरफेसेस मूव रिलेटिव टू वन अनदर, यानी हमने क्या सीखा कि जो सॉलिड होते हैं, वो सॉलिड जो होते हैं उनमें फ्रिक्शन कब लगता है कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती है, यानी वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट व्हेन अ सॉलिड मूव्स इन अ लिक्विड और अ गैस द सरफेस ऑफ द सॉलिड एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन, यानी कि ये पाया गया कि कोई जो सॉलिड होता है तो वो सॉलिड जो मूव करता है लिक्विड या गैस में, द सरफेस ऑफ द सॉलिड एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन, तो वो जो सॉलिड की जो सरफेस है तो वहाँ पर क्या अनुभव होता है, फ्रिक्शन, यानी वहाँ पर घर्षण बल लगता है। हाउएवर इट इज़ फाउंड दैट लिक्विड्स एक्सर्ट्स लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, हालांकि ये पाया गया है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड की तुलना में कम फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। सिमिलरली गैसेस एक्सर्ट्स मच लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज कंपेयर टू द सॉलिड और लिक्विड, जबकि जो गैसेस होती है वो लिक्विड की तुलना में भी कम फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है। एज द कॉमनेस्ट लिक्विड इज वाटर एंड द कॉमनेस्ट गैस इज एयर, यानी लिक्विड में जो कॉमन आता है वो क्या होता है, वाटर, यानी कोई भी फॉर्म हमें जब देखनी होती है तो वाटर के साथ लेते हैं हम, वाटर के रेफरेंस में, तो कॉमन लिक्विड क्या है, वाटर है, और कॉमनेस्ट गैस क्या है, एयर है। देयरफॉर वी विल डिस्कस फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर एंड फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, इसीलिए हम जो कॉमन जो लिक्विड या गैस हैं उन्हीं को एग्जाम्पल्स के रूप में लेंगे यहाँ पे, कि हम किसके, ड्यू टू वाटर और ड्यू टू एयर, दोनों का जो फ्रिक्शन है, इनकी वजह से जो फ्रिक्शन लगता है उसके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो फर्स्ट है फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, यानी फ्रिक्शन की जो वाटर होता है उसकी वजह से जो फ्रिक्शन जो लगता है वो किस तरह से लगेगा। बिफोर वी डिस्कस द फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, लेट्स नो अबाउट द स्ट्रीमलाइन शेप, यानी जो वाटर की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है उसको पढ़ने से पहले हम किसके बारे में जानेंगे, स्ट्रीमलाइंड शेप के बारे में जानेंगे। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, सुव्यवस्थित आकार, the special shape of the body or an object around which a fluid can flow easily offering minimum amount of friction is called streamlined shape, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो होती है उसका जो स्पेशल शेप होता है, यानी एक विशेष प्रकार की उसकी आकृति होती है जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो वहाँ से इजीली फ्लो कर जाता है और बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है, और इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रीमलाइन शेप बोला जाता है। When an object moves through water, it pushes the water out of the way and the water moves over the object sides and pushes back on the object, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वाटर जो होता है वो पुशेस द वाटर आउट ऑफ द वे, यानी कि जो वाटर है वो पुश होता है, यानी पुशेस द वाटर, यानी मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो पानी को क्या मारता है, धक्का मारता है एंड अपने रास्ते से हटाता है, एंड द वाटर मूव्स ओवर द ऑब्जेक्ट साइड्स एंड पुशेस बैक ऑन द ऑब्जेक्ट, और ये पानी कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के साइड में से फ्लो कर जाता है। दिस पुश वाटर रेजिस्टेंस और ड्रैग, और ये जो पुश रेजिस्टेंस लगता है वाटर में, प्रतिरोध जो लगता है या अवरोध जो होता है, ऑब्जेक्ट्स दैट कैन मूव थ्रू वाटर क्विकली हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप, यानी जो स्ट्रीमलाइन शेप्स होती है उसमें वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इजीली वाटर में क्या करते हैं, मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या है इसके, द बॉडी ऑफ शिप्स एंड वॉट इज स्ट्रीमलाइन सो दैट दे एक्सपीरियंसेस मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वाइल मूविंग थ्रू वाटर, यानी जैसे शिप्स जो होते हैं या जो बोट्स होती हैं उनकी जो बॉडी होती है ना, देखो इस तरह की होती है ना, देखो फिश की भी कुछ ऐसी ही होती है, यानी
जो शिप है या फिर जो बोट्स है, तो इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, यानी सुव्यवस्थित होती है, सो दैट दे एक्सपीरियंसेस मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वाइल मूविंग थ्रू वाटर। तो जब ये वाटर में गति करते हैं, मूव करते हैं, तो ये मिनिमम अमाउंट में फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, यानी अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से आसानी से ये क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। अ फिश विच मूव्स क्विकली थ्रू द वाटर हैज़ अ मच मोर स्ट्रीमलाइन शेप देन अ स्लो मूविंग सनफिश। यानी जैसे कोई फिश जो होती है वो क्विकली मूव करती है वाटर के अंदर, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। डॉल्फिन्स आर स्ट्रीमलाइन टू रिड्यूस फ्रिक्शन, और डॉल्फिन्स जो होती है उनकी शेप भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। और क्यों होती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बोटमैन मूव्स हिज बोट इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑन अप्रोचिंग द शोर। यानी कि जो बोटमैन होता है, जो नाव चलाने वाला होता है, वो नाव को किधर की तरफ, रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराता है, ठीक है। ऑन अप्रोचिंग द शोर, शोर मीन्स होता है किनारा, यानी किनारे तक पहुंचने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कराता है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाता है। दिस इन टर्न डिक्रीज द स्पीड ऑफ बोट एंड इट सेफली रीचेज द शोर। इसकी वजह से जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कम हो जाती है, और बोट सेफली कहाँ तक पहुंच जाती है, किनारे तक पहुंच जाती है। इट इज़ बिकॉज वाटर ऑफर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हैंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द बोट। इसीलिए जो वाटर होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है, और इसीलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द बोट, और बोट को रोकना इसीलिए मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रिक्शन कम लगता है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है तो मूव जो है, जो मोशन है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन कम मात्रा में लगेगा तो वस्तु मूव करेगी। इसकी वजह से जो बोट होती है उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट बिग शिप्स फायर दियर इंजन इन रिवर्स डायरेक्शन। इसीलिए जो बिग शिप्स होते हैं, बड़े जो जहाज़ होते हैं, उसमें जो इंजन्स जो होते हैं इनके, वो रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं, फायर किए जाते हैं। इन ऑर्डर्स टू स्लो डाउन और स्टॉप एज द वाटर ऑफर्स वेरी स्मॉल फ्रिक्शन, जिसकी वजह से जो इनका जो या तो ये स्लो डाउन हो जाते हैं या स्टॉप रुक जाते हैं, तो वाटर जो होता है वो स्मॉल फ्रिक्शन ऑफर करता है। व्हेन अ स्विमर स्विम्स इन वाटर ही ट्राइज टू स्ट्रीमलाइन हिज बॉडी एज फार एज पॉसिबल। यानी कोई भी जब स्विम करता है, यानी जब हम तैरते हैं तो हमारी बॉडी को हम स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, ठीक है, यानी कोशिश करते हैं स्ट्रीमलाइन करने की जहाँ तक पॉसिबल हो, सो दैट द एक्सपीरियंस इज लीस्ट फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, जिसकी वजह से हमें वाटर की वजह से बहुत ही कम फ्रिक्शन एक्सपीरियंस हो, यानी अनुभव हो, ताकि हम अच्छे से क्या कर पाएँ, स्विमिंग कर पाएँ, ठीक है। तो हमने इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे रीड किए, कौन कौन से हैं, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर। उसके बाद जो लिक्विड और गैसेस होते हैं उनमें भी फ्रिक्शन होता है, तो दोनों में से फर्स्ट हमने यहाँ पर रीड किया फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, यानी वाटर में फ्रिक्शन किस तरह से होगा। नेक्स्ट जो है फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, वो हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। ओके, बाय।